हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों को। तो ये जो मेरी वीडियो है इसको बनाने का मकसद ये है कि जो भी एचएएस एस्पिरेंट्स है उनके सामने आने वाले 15-20 दिन में जब भी एग्ज़ाम होने वाला है तो उस टाइम आपकी किस तरह की अप्रोच रहनी चाहिए, पेपर अप्रोच रहनी चाहिए आपकी अपनी तैयारी को लेकर कि लास्ट मोमेंट पर आपको क्या करना है, क्या चीज़ ज़रूरी है। और ये जो इसके पीछे बेस है, ये जो मैंने कुछ पॉइंट सिलेक्ट किए हैं जिनके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा, उसके लिए एक तो मेरे पास जो भी कॉल्स आए हैं तो यहाँ पे मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि सभी स्टूडेंट्स की, जो भी ऑल एस्पिरेंट्स की जो एक क्वेरीज होती है एंड मोमेंट पे, वो सेम रहती है सभी की। तो ये बड़े कॉमन से जो एरियाज़ है जिसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। और दूसरा ये कि जो जब हम खुद प्रिपरेशन करते थे, अपनी प्रिपरेशन के टाइम हमने खुद ये फेस किया है कि किस तरह की हमें ज़रूरत रहती है कि हमें क्या करना चाहिए, और हमें उस टाइम थोड़ा किसी की गाइडेंस की ज़रूरत भी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं अपने पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर, जो मेरे कॉल्स आए उसके आधार पर, जो मेरी अपनी खुद की नॉलेज है, तो उसके बेस पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो शायद आपको एंड मोमेंट पर थोड़ा ये हेल्प करेगा। तो यहाँ पे जो मैंने एरियाज सेलेक्ट किए हुए हैं, एक तो है रिवीजन कैसी है आपकी, क्या है, और उसके बाद फोकस्ड एरियाज़ कौन से होने चाहिए आपके, टेस्ट सीरीज़ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या करने ज़रूरी है या नहीं करना है, करंट अफेयर कहाँ से करना है, कितना टाइम का करना है, और अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर। और सबसे बड़ी बात है, सबको एक डर लगा रहता है, उससे कैसे बचना है। और उसके बाद है हाउ टू परफॉर्म इन एग्जामिनेशन हॉल, अंदर कैसे करना है अपने पेपर में, क्या आपकी परफॉर्मेंस रहनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग के क्या आपको पनिशमेंट मिल सकती है, कैसे उसको उससे डील करना है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, और यहाँ पे सी सेट के साथ कैसे करना है। तो इन इन मेन जो हमारे ये 10 पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं, इनके ऊपर मैं अब डिस्कस करूँगा, राइट। तो पहला पॉइंट है हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली। तो रिवीजन का पहले तो मतलब ये समझिए कि विदाउट रिवीजन चाहे आपने जितना मर्जी पढ़ा होगा, सब वेस्ट है, कुछ मतलब नहीं है, सब आपका ज़ीरो हो जाता है अगर आप प्रॉपर रिवीजन नहीं करोगे। तो इसलिए जो चीज़ें आपने पिछले, जब आप पूरे साल से तैयारी कर रहे हो, 2-3 बारी जो पढ़ रखी है उनको रिवाइज करें। अगर मान लो आपने 80% सिलेबस पढ़ा है, 20% आपने छोड़ रखा है, तो आप काम ये करें अब कि जो आपने छोड़ा हुआ है उसमें सिर्फ आप 5% टाइम लगाए बस। और 5% भी वो उस पर लगाए कि जैसे मान लो आपने छोड़ा हुआ कि इंडिया की जो रैंकिंग के हिसाब से कहाँ कहाँ इंडिया स्टैंड करता है, ऐसी चीज़ों पे। ऐसा ना कोई पूरी थ्योरी पढ़ने लग जाओ, तो उसके लिए आपके पास ना टाइम नहीं है। तो और जो आपका जो बाकी टाइम है, 95% जो टाइम है वो सिर्फ इस पे लगना चाहिए, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, जिसमें आपको अच्छी अच्छी नॉलेज है, जिसमें आपको सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि आप अपना 80% सिलेबस के ऊपर जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसके ऊपर अपना पूरा टाइम लगाए, 95% के करीब इसमें टाइम स्पेंड करें। और दूसरा ये तब पॉसिबल है अगर आप कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, और इस टाइम नया पढ़ने की कुछ कोशिश ना करें, क्योंकि नया पढ़ने से क्या हो जाएगा, उसमें से एक क्वेश्चन कभी आ गया, कभी एक भी नहीं आएगा, तो क्या फ़ायदा आप। और अगर मान लो आपने 2 दिन लगा लिया, आपने 2 दिन आपने कुछ नया चीज़ पढ़ने में लगाने में पढ़ने में लगाए, उसमें से पता चले एक क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन आया, और अगर आप इन 2 दिन में रिवीजन करोगे तो आप कम से कम अपना 50% सिविल सिलेबस रिवाइज करोगे। तो आप समझिए 50% सिलेबस में से कम 30 या 40 क्वेश्चन आने के आसार है। और इधर 2 दिन जो पढ़ रहे हो आप नए में से, उसमें से एक क्वेश्चन आना है। तो इसलिए अब आप खुद बताओ कि आप एक क्वेश्चन के लिए मेहनत करोगे या 40 क्वेश्चन के लिए मेहनत करोगे। तो इसलिए आपकी अप्रोच इस तरह से रहनी चाहिए कि एंड में वही पढ़े जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उससे बाहर ना जाए। तो और दूसरी बात यह है कि जब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो आप रिवाइज कर रहे हो उसमें कौन से फोकस्ड एरिया है, आपने कौन से एरिया को टारगेट करना है, वो बड़ा जानना ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें रिवीजन इज़ हाईली रिक्वायर्ड, जहाँ पे मतलब ज़रूरी है, 100% रिवीजन ज़रूरी है, अदरवाइज़ उसका कोई मतलब नहीं है। कुछ एरियाज ऐसे भी होते हैं शायद जहाँ पे क्विक रिवीजन की और एंड रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कौन से ऐसे एरियाज हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एचपीजी के विदाउट रिवीजन सब खराब। उसके बाद करंट, उसके बाद कुछ हिस्ट्री की डेट्स एंड नेम, और फिर साइंस।
ये ऐसे टॉपिक है, प्रायोरिटी वाइज लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे हिस्ट्री, चौथे पे ये। और कुछ एरियाज ऐसे हैं जो यहाँ पे शायद रिवीजन की इतनी ज़रूरत पड़ती है, बट ये है कि अगर आपने पहले से अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ पे यहाँ हेल्प करेंगे वो। जैसे मान लो पॉलिटिक, तो पॉलिटिक में आपके कुछ कंसेप्ट बने होने चाहिए। अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछ लिया फॉर एग्जांपल, जुडिशियल रिव्यू किस प्रिंसिपल पर काम करता है, जुडिशियल रिव्यू किस प्रिंसिपल काम करता है, नीचे ऑप्शन दोगे आपके, मान लो एक दिया होगा रूल ऑफ लॉ, दूसरा ऑप्शन दिया होगा चेक्स एंड बैलेंस, तीसरा दिया होगा बेसिक स्ट्रक्चर। अब आप बताओ इसके लिए क्या रिवीजन करोगे आप। ये वो टॉपिक है जो आपके कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। और इतना मैं बताता हूँ, अगर आप ये कंसेप्ट अगर आपने 4 महीने पहले पढ़ोगे तो भी आप आंसर निकाल दोगे अपनी नॉलेज से। तो इसका आंसर वैसे रूल ऑफ लॉ होगा। तो अब इनको आप समझिए धीरे से, क्योंकि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये आपके ऑलरेडी अच्छे होने चाहिए, ये टॉपिक आपके ऑलरेडी अच्छे होने चाहिए। हाँ, इतना हो सकता है कि कुछ रिवीजन ये भी चाहेगी, जैसे मान लो फंडामेंटल राइट की लिस्ट है, तो आपको जल्दी जल्दी मान लो 23 आर्टिकल में क्या है, 24 आर्टिकल में क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बट ब्रॉड तरीके से हमने ये पढ़ा होता है कि एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट अधिकार है। तो इस तरह से यहाँ पे, और दूसरा है यहाँ पे जियोग्राफी। हाँ, जियोग्राफी के कुछ नाम, कुछ मैप वाला पोर्शन जो करंट से जुड़ा वो उस पर रिविजन चाहिए होती है, बट कंसेप्ट में शायद इतनी जरूरत नहीं पड़ती। अगर मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि जो हमारा मॉनसून है उसमें एल नीनो क्या करता है। अब आपको इसमें भी क्या है कि अगर आपने एल नीनो सही से पढ़ा होगा, 2 महीने पहले, 3 महीने पढ़ा होगा, तो भी आपकी बात बच जाए, क्योंकि आपको कंसेप्ट आता है उसमें, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे भी आपको थोड़ा, जो ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको पहले बहुत टाइम देना पड़ता है। उसके बाद जैसे इकोनॉमी, इकोनॉमी का भी सेम है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया फिजिकल डेफिसिट की डेफिनेशन इनमें से कौन सी है, तो इसमें 4 डेफिनेशन दी होगी कि आपने ऑप्ट करनी है, तो इसमें भी आपका यही है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, कौन सा कंसेप्ट बनेगा। तो इस तरह से पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इवन कुछ कुछ टॉपिक एनवायरनमेंट के भी है इस तरह के। जैसे मान लो क्वेश्चन ये पूछ लिया आपसे कि नेशनल पार्क क्या होता है, राइट। तो इसमें कुछ टॉपिक्स, अब देखो इकोनॉमी के भी चाहे, और इन्वायरमेंट के भी, और ज्योग्राफी के भी, पॉलिटी के भी, जो कंसेप्चुअल नहीं हो गए वो आपके कवर हो गए करंट में। तो करंट में आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। अब जैसे मान लो क्वेश्चन ये पूछ लिया आपसे, 2 स्टेटमेंट बना दी कि, एक स्टेटमेंट बना दी कि कोई एक्स बिल है, वो मान लो किसी वाई अमेंडमेंट से आया है, तो ये तो करंट है, तो ये आप करंट में पढ़ोगे। अगली स्टेटमेंट लिखी होगी अमेंडमेंट तक करने का प्रोसीजर क्या होगा, तो ये आपके पॉलिटी में लिखा होगा। तो प्रोसीजर तो आपको पता होगा, जो आपने पहले पढ़ा, चाहे 2 महीने पहले पढ़ा होगा। बट ये जो यहाँ पे है, अगर मान लो अमेंडमेंट का नंबर पूछ लिया 110वां है या 112वां है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये लाइन आप ड्रॉ करिए। तो ये जो टॉपिक, तो एंड में जब रिवीजन के लिए आपने ये रखना है कि इनमें आपकी रिवीजन एंड में लगनी चाहिए। अगर आप उल्टा करोगे, इनको करोगे पहले और एंड में पढ़ रहे हो आप ये वाले टॉपिक, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अब जो एचपीजी के ऐसा सब्जेक्ट है एक, अगर आपने 20 दिन पहले भी पढ़ा होगा तो भी आप भूल जाओगे, 1 महीने के बाद और भूल जाओगे, 2 महीने और भूल जाओगे। और सेम करंट का है, सेम हिस्ट्री की डेट्स का है ना। और साइंस में कुछ चीज़ें ऐसी होती है, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो भी भूल जाओगे। जैसे मान लो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कि मान लो 9 ब्लाइंडनेस किस डेफिशिएंसीज होती है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप फंस जाओगे, विटामिन बी है, विटामिन सी है, क्या है। और जैसे मिरर्स पे आता है कि ये लेंस कनकेव कन्वेक्स जो मिरर होता है, ये भी आपको बड़े क्विक रिवीजन चाहिए होता है इस तरह से। तो ये भी आपको रिवीजन मांगता होता है, खासकर जो स्टूडेंट साइंस के नहीं है। और हिस्ट्री में भी सेम है, करंट में भी सेम है। तो अब यहाँ पे आप समझिए कि ये वाले जो एरियाज़ है, ये आपको एंड के लिए एंड में आपने पढ़ा नहीं पढ़ने, चाहे आपने पढ़ा भी होगा, अगर आपको पूरा विश्वास भी है कि आपके एचपीजी का स्ट्रॉन्ग है, फिर भी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैंने पहले खुद पढ़ा, फिर बुक लिखी, फिर बुक में करेक्शन में बहुत काम किया, फिर इसकी रिवाइज वर्जन निकाले, फिर 50 बार क्लासरूम में पढ़ा है,
पर फिर भी मैं भूल जाता था, और अपने एग्ज़ाम से पहले मैं 2 दिन पहले एचपीजी के अपनी बुक में से या और इकोनॉमिक सर्वे में से पढ़ के हमेशा जाता था। तो इसलिए एंड में आपको ये पढ़ना ही है। अब आप खुद बताइए कि एचपीजी के कम से कम 20 या 20 तो क्या 22 क्वेश्चन, और कम से कम 15 क्वेश्चन हो गए करंट अफेयर के, तो 35 क्वेश्चन तो आपके यहीं बन गए। तो इसको आप वैसे भी इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। और अगर उसके साथ अगर साइंस जोड़ोगे 10-12 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं, हिस्ट्री जोड़ोगे 5-6 क्वेश्चन इसके हैं। तो आप देख लो कि 55% जो सिलेबस है आपका वो काफ़ी रिवीजन की ज़रूरत है इसमें। तो एंड के दिनों में आपने एचपीजी के करंट ही पढ़ना है। जब आपके पास 2-3 दिन बचेगा ना, तो आप इस पर बहुत मेहनत मारना, क्योंकि आपकी भूलने वाली चीज़ है। अब उसके बाद है कि अब रिवीजन भी कर रहे हैं हम, तो इसमें रिवीजन के करते करते आपको टेस्ट सीरीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, पेपर से 8 या 10 दिन पहले टेस्ट सीरीज करना छोड़ दें, और यहाँ पे करें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे 2-3 फ़ायदे हो गए आपके। जैसे हमारी एक बुक भी आई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो उसमें हमने क्या कर रखा है, पॉलिटी अलग कर दी सारी, एचपी अलग कर दिया, राइट, और हिस्ट्री अलग कर दी। तो इस तरह से जब जैसे आप पढ़ोगे, जैसे एचपी पॉलिटी खत्म हो गई तो पॉलिटी के सारे क्वेश्चन कर लो, हिस्ट्री खत्म हो गई सारी हिस्ट्री कर लो, राइट। तो अब यहाँ पे एक बेनिफिट आपको ये हो जाएगा, सबसे पहले तो आपको 10 साल के पेपर है, एचएस के भी है, एलाइट के भी है, और एनटी के भी है। तो एक तो इतने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाएगा आपको करने के लिए, और दूसरा आपको लेवल पता चल जाएगा कि जो कमीशन की क्या डिमांड है, क्या लेवल है, उस पर काम करोगे आप। और तीसरा आपको एक कॉन्फिडेंस भी बन जाएगा कि हाँ हमने पढ़ा है, मुझे आ रहा है। और चौथी चीज़ ये है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट, जैसे एचपीजी के तो बहुत ज़्यादा रिपीट हो जाती है। तो इस तरह से आपका एंड में आप ये पढ़ो, आपका इसको बहुत बेनिफिट होता है इससे। तो वो ये शायद वही पढ़ पाएगा जिन्होंने पहले सिलेबस को अपना कंप्लीट कर रखा है। मतलब ये नहीं हो सकता कि इसको पढ़ के ही बात बन जाएगी। तो एंड में आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाना ज़रूर, क्योंकि अगर आप 10-10 साल के कर रहे हो क्वेश्चन एनटी एलाइट के, आपके बहुत क्वेश्चन हो जाता है, और कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और कुछ उसके वरे टाइप रिपीट हो जाती है, राइट। तो इसलिए इसको ज़रूर करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है करंट अफेयर। अब सवाल ये है कि करंट अफेयर कितना करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस साल के लिए अगर पेपर यहाँ पे सितंबर में है, तो जुलाई टू जुलाई ये तो करे ही करे, 2019 से लेकर जुलाई 2020 तक। बट यहाँ पे एक चीज़ और है, एचपी वाले थोड़े पीछे भी चले जाते हैं। तो अगर आपके पास टाइम, अगर आप कर सकते हो तो अप्रैल से कर ले, अप्रैल मई जून, 3 मंथ आपके और बढ़ जाएंगे। बट ये वाला आपने करना ही करना है। और दूसरे एक सवाल बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि अगर पेपर पहले अप्रैल में होने वाला था, तो अगर पेपर मार्च में ही बन गया होगा तो क्या करें, फिर मार्च तक करें। तो मैं तो ये नहीं समझता कि सही बात है कि पेपर अगर मार्च में ना बना, अभी बन गया होगा दोबारा से, क्योंकि 50-50% चांसेस है ना। तो आप इस कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में, इस माहौल में इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते जब कट ऑफ 114-115 जाने की उम्मीद है। तो ऐसे में अगर आपने ऐसा सोच लिया कि अपने मार्च तक का करंट अफेयर कर लिया, और पता चला कि करंट अगला पूछ रहे हैं उसमें जून जुलाई की 2 मैगजीन में से मान लो उन्होंने, और वो डालते भी इस तरह से, एक मैगजीन से 4 क्वेश्चन डाल देते हैं, तो उन्होंने मान लो 3 क्वेश्चन इसे डाल दिए, 3 क्वेश्चन इसे डाल दिए, 6 क्वेश्चन। तो आप बताओ कितना बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। देखो ऐसा हो सकता है मार्च का पेपर ढला होगा, सही बात है, कोई आपका नुकसान नहीं होगा। और अगर ऐसा हो जाए कि जुलाई का डल जाए, तो फिर क्या होगा, तो आपका लॉस हो जाएगा। तो इसलिए जहाँ नुकसान नहीं हो रहा तो ठीक है, पर जहाँ लॉस होने के चांसेस है तो उस पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए करंट अफेयर आप ऐसे पढ़े। और करंट अफेयर भी 2 तरह का है यहाँ पे, एक तो है कंप्लीट फैक्चुअल, और एक थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड भी समझ सकते हो, और उसमें थोड़ा और भी आप अपनी डिस्क्रिप्शन लगा सकते हो कि कैसे अटेम्प्ट करना है। अब जो फैक्चुअल है उसकी आप एक लिस्ट ही तैयार कर दे कि आपने कौन कौन से एरिया कवर करना है, और वो एंड मोमेंट में करके जाना है। अगर आपने पहले पढ़े भी होगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, भूल चुके होगे आप। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे सबसे पहले है कुछ डेट्स। डेट्स किसकी पूछते हैं, ये ज़्यादातर कोई सबमिट हुई होगी या कोई स्कीम लॉन्च हुई होगी, तो डेट पूछ लेते हैं कहाँ पे हुई ये सबमिट, कहाँ पे हुई, और
और ये स्कीम किस डेट को लॉन्च हुई, या ये सबमिट किस पे हुई, राइट। और सबमिट को पूछने के लिए दो तरीके हैं, एक तो पूछ लेता है कि ये 12वीं सबमिट थी, 13वीं थी, 15वीं थी, 18वीं थी, इस तरह से पूछता है। एक पूछते हैं उसका वेन्यू कहाँ पे था। वेन्यू भी दो तरह के पूछते हैं, कई बार पूछते हैं सिंपली कंट्री, और कई बार पूछते हैं जहाँ एग्जैक्ट सिटी या जगह पे हो रही होगी। तो ये सारे फैक्चुअल है। अगर मान लो जैसे पूछ लिया कि भी नाम की सबमिट कौन सी थी, 40वीं 50वीं जितनी भी थी, और कई बार पूछे कहाँ पे थी, या कंट्री पूछ लेगा या तो जगह पूछ लेगा। तो इस तरह से डेट हो गया, ये स्कीम की डेट लॉन्च करने की, और कई बार डेट पूछ लेंगे और उसकी जगह क्या है। तो इनको देखें एंड में ज़रूर। और उसके बाद इंडिया की रैंकिंग या वर्ल्ड की रैंकिंग इन डिफरेंट इंडेक्सेस में, चाहे वो ईज़ ऑफ डूइंग का हो, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो बतेरी सारी है, तो इसको भी आप एंड में ज़रूर देखें। उसके बाद गवर्नमेंट के कुछ मिशंस है, कुछ स्कीम्स है, उनके टारगेट देखे। जैसे मान लो हिंदुस्तान को 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकॉनमी बनना है, कब तक बनना है, उसमें ऑप्शन बहुत सारे हो गए, 24 होगा, 25 होगा, 26 होगा, या 21 होगा, तो आंसर इसका 25 होगा। तो इस तरह से बहुत सारे, जैसे मान लो रिन्यूएबल एनर्जी को 175 गीगावाट करना है, कब तक करना है। तो ये, और कई बार ऐसे भी लिख लेते हैं, क्वेश्चन में लिख लेंगे 2020 तक हमने 175 गीगावाट करना है, वो एनर्जी को बढ़ाना है, रिन्यूएबल एनर्जी को। क्या टारगेट 175 है, 180 है। तो एक ये चीज़ है आपकी। तो जितने भी गवर्नमेंट के मिशंस है, कितने ऑब्जेक्टिव्स है, इनके टारगेट, इनके कितना टारगेट है और कब तक ये अचीव करना है, ये आपको सारा इस तरह से, ये भी फैक्चुअल नहीं आता है, इसको भी आप ज़रूर करें। उसके बाद आते हैं कुछ पर्सनल प्लेसेस, कि अगर मान लो कोई अपॉइंट हुआ है, मान लो कोई यूएनओ का चीफ बना है, तो वो कहाँ का, किस कंट्री का है, अपॉइंट हुआ है। और दूसरा, जैसे कि कई बार जैसे वुमेन्स होती है, कहीं किसी कंट्री की पीएम बन जाती है, कहीं की क्या हो जाती है, न्यूज़ में रहती है, तो उनको भी आप ज़रूर देखें एक बारी, तो ये भी आपके लिए फैक्चुअल है। और एक क्वेश्चन पूछते हैं वो बहुत बारी में, कि कोई जैसे ईयर डिक्लेयर होता है, मान लो यूएनओ का ईयर किसके लिए डिक्लेयर किया है, इसके लिए पल्सिस के लिए किया है, वाटर के लिए किया है, सॉइल के लिए किया है, क्या ईयर है ये। तो इसलिए इसको भी आप, जितने भी ये मेन मेन ईयर्स होते हैं या मेन मेन डिकेट्स होते हैं, किसके लिए डिक्लेयर किए होते हैं, तो इसको भी आप पढ़ें। तो ये करंट की बात बता रहा हूँ मैं। एक तो डेट, अपॉइंटमेंट, पर्सन, प्लेसेस, गवर्नमेंट के मिशन, रैंकिंग, और कुछ हमारे जो ईयर है, चाहे यूएनओ का है, डब्ल्यूएचओ का है, किसका है, किसके लिए यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है। तो ये आप, ये फैक्चुअल करंट है। तो ये आपको ज्ञानम टाइप मैगजीन जो होती है ऑनलाइन, वहाँ से मिल जाता है आपको। क्योंकि और कई बार सबमिट वैसे पूछ लेते हैं कि जैसे अभी इलेक्शन होने वाला है मान लो यूएसए में, अब क्वेश्चन ये पूछेगा जो इलेक्शन नया प्रेसिडेंट बनेगा वो कौन सा होगा, 40वां होगा, 41वां होगा, 42वां होगा, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे अभी इंडिया में लोकसभा के इलेक्शन हुए थे पिछले साल, तो वो कौन से थे, 12वें थे, 15वें थे, 16वें थे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पूछता है इस तरह से। अब दूसरा थोड़ा आता है कंसेप्ट बेस्ड। अब कंसेप्ट बेस्ड, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, अभी मान लो कोई बिल है, फॉर एग्जांपल वुमेन रिजर्वेशन बिल है, मान लो पास हो गया, तो करंट में चल रहा होगा आजकल, मान लो इसी साल पास किया, तो पूछ लेगा कि ये कौन सा बिल है, 110, 15 जो भी है, और उसके साथ अटैच कर लेगा कुछ कंसेप्ट कि अमेंडमेंट किस तरह का होता है। ये भी बनता है। जैसे मान लो अभी न्यूज़ में आ रखा होगा कि इंडिया में कोई टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया है, और वो मान लो 50वां टाइगर रिजर्व है, 50वां टाइगर रिजर्व है, बट उसमें अगला स्टेटमेंट होगी टाइगर रिजर्व्स क्या होता है, कैसे उनको हम डिफाइन करते हैं। और या इसके थोड़ा हिस्ट्री जोड़ेंगे कि जो हमारे पास जो हमारे प्रोजेक्ट टाइगर का जो वो था, कंसेप्ट था, वो कब आया था। तो इस तरह से इसको करंट के साथ आप इस तरह से जोड़ें। और कभी स्कीम को कंप्लीटली पूछ लेते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन है आयुष्मान भारत स्कीम है। अब आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर कौन सा फीचर नहीं है, तो लिख लेंगे वो आयुष्मान भारत के अंदर जो 5 लाख की इंश्योरेंस है, और 10 करोड़ हाउस होल्ड को कवर करना है, या ऐसे कुछ लिख लेंगे इनमें से कौन से नहीं है। तो उसमें आपको पूरा ये पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से करंट अफेयर थोड़ा कंसेप्ट वाला ज़रूर पढ़े। और कंसेप्ट के लिए आपको ज्ञानम से बात नहीं बनेगी, इसके लिए आपको थोड़ा लेवल बढ़ाना पड़ेगा। या तो हमारी जोग्राफी अकेडमी वाले मैगजीन पढ़े, विजन आईएएस के पढ़ लें, है ना,
दृष्टि के पढ़ सकते हैं आप, है ना, इस तरह से करें। तो दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा आपको। और हाँ, इतना ज़रूर है कि जो ये इस तरह की न्यूज़ होती है ये आपको इन मैगजीन में नहीं मिलेगा, चाहे विजन है चाहे दृष्टि है, कि अमेरिका का ये कौन सा प्रेसिडेंट है, बच्चा 44वां 45वां 46वां। तो इसके लिए आपको ज्ञानम टाइप पढ़नी ही पड़ेगी। तो करंट अफेयर की बहुत ज़्यादा वेटेज है। और करंट अफेयर जैसे इकॉनमी है, इकॉनमी बहुत ज़्यादा करंट बेस्ड होती है। अब मान लो जैसे इस बार हमारी जो जीडीपी है वो आजकल देखते हैं जैसे -23% हो गई है। तो अब एक तो ये तो करंट में है, पर वो क्वेश्चन पूछ लेंगे जीडीपी क्या होती है, उसको मेजर कैसे करते हैं, है ना, जीडीपी में एनएनपी क्या होता है, और जीडीपी में जीडीपी को निकालते कैसे हैं। तो ये कंसेप्ट प्लस यहाँ पे करंट अफेयर्स के साथ जुड़ता है। तो आप समझिए 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के होता है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसको भी एंड पढ़ना ज़रूरी है, राइट। उसके बाद है हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। अब अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है, बारी आती है कि आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो पेपर को अटेम्प्ट करने के सबसे पहले तो अपना सबको पता होता है कि वो कितने नेगेटिव करते हैं। अगर किसी की एक्यूरेसी सही है तो कम से कम करें। तो अब पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका ये है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, फर्स्ट राउंड में आप अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर OMR शीट में ना गोले मारे, पहले क्वेश्चन पेपर में गोले मारे। तो कम से कम जो आपको फर्स्ट गो में, जिसमें आप श्योर शॉट हो, जो आपको आते ही आते हैं, कम से कम 40-50 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो आपको आते हैं, उनको ही आप अपने पेपर में टिक करें, राइट। और उसके बाद अब ये जो 40-50 क्वेश्चन कर रहे हो आप, इसमें से आप अगर 50 कर रहे हो, 50 में सिर्फ 2 गलत होने चाहिए, बस, ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। या आप यहाँ पर इतनी एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर आप इतना कर रहे हो तो इसका मतलब आप बहुत सही जा रहे हो। और उसके बाद क्या होता है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर गलती से नहीं, अपनी एक्साइटमेंट में या क्वेश्चन को बहुत ही आसान समझ के गलत कर देते हैं हम कई बार। ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है, इनसे आप बचें। अब जैसे मान लो क्वेश्चन आया कि बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन ही पूछ लिया कि जो दशहरा होता है वो कहाँ पे होता है, और ऑप्शन है कुल्लू, मंडी। अब हमें पता है कि मंडी की शिवरात्रि फेमस है और कुल्लू का दशहरा फेमस है, और हमें लगता है कि क्वेश्चन बहुत आसान है। तो हम क्या करेंगे, मंडी कराएंगे एकदम से, ठीक। चलो ये ठीक है कि अब दिमाग में पूछा हुआ दशहरा और दिमाग में हमारे घूम रहा है कि शिवरात्रि। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार हमने बहुत 3-4 क्वेश्चन हमने जिसको बोलते हैं बड़ी सिली मिस्टेक कर रखी होती है, और क्वेश्चन हमें आता भी है फिर भी हमने ज़बरदस्ती गलत किया होता है। तो जब आप OMR शीट भरते हो तो इन 50 क्वेश्चन को भरे पहले ही, और एक बारी फिर क्रॉस चेक करें, एक बारी क्वेश्चन ज़रूर पढ़े कि जो मैंने टिक किया क्या सही है। तो अब देखना आपके 1-2 क्वेश्चन आप यहाँ से ऐसे सही करोगे जो आपने गलत किए होते हैं, वो आपने या तो आसान समझ के गलत किया होता है, या तो आप थोड़े एंग्जाइटी में होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, तो इसलिए गलत कर देते हैं। तो हर एक आदमी देखना जब आप पेपर से बाहर निकलता है तो उसने 4 या 5 क्वेश्चन वो गलत किए होते हैं जो उसको आते होते हैं, जो वो करेक्ट कर सकता था, बट उसने अपनी गलती की वजह से उनको गलत कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं गलत होने चाहिए। कोई कोई लोग ऐसे भी होते हैं 10 क्वेश्चन भी कर देते हैं इस तरह से, और ये 5-7 क्वेश्चन का जो डिफरेंस है यही आपको बाहर कर देगा। तो इसलिए अपने आप से कमिटमेंट कर लो, जो क्वेश्चन मुझे आता है उसको मैं कभी गलत करके नहीं आऊँगा। अगर गलत करके आऊँगा तो मेरे ऊपर अपने लिए ही पाप चढ़ जाएगा। तो इसलिए पेपर को जो क्वेश्चन लगता है बिल्कुल आसान है तो उसको एक बार फिर देखें कहीं ऐसा ना हो जाए। और दूसरा, अगर आप थोड़ा गैस वर्क लगाते हो, गैस वर्क में ज़्यादा दिमाग ना लगाए फिर। अगर ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो और ख़राब हो जाएगा। और उसमें ज़्यादातर सही वो होता है जो आपके पहली बारी में दिमाग थॉट में आ गया। अगर पहली बारी जो आ गया तो क्योंकि आपने कहीं पढ़ा होता है, कहीं सुना होता है, तो हमेशा सही आता है। तो इसलिए ज़्यादा अननेसेसरी दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। अननेसेसरी दिमाग लगाओगे तो आगे नेगेटिव मार्किंग बढ़ेगी। तो इसलिए पहले गो में आपने 50 कर क्वेश्चन करें, और वो अगर कर दिया आपने उसमें 1-2 क्वेश्चन गलत भी हुए तो चल जाएगा, पर उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद सेकंड में आप फिर एलिमिनेशन करना स्टार्ट कर दो, जहाँ पे 2 ऑप्शन जैसे A B C D, B और C तो आपको पता है कि हो ही नहीं सकते, और A और C में आप अटके हुए हो। तो उसमें आप पूरा अपना थोड़ा दिमाग लगाए और उसको भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पहले फर्स्ट गो में आपने 45 या 50 क्वेश्चन कर लिए, तो जिसमें आपके जो इनकरेक्ट होने के चांसेस है वो बिल्कुल 1 या 2 होना चाहिए बस। और सेकंड गो में जो आप 15-20 क्वेश्चन फिर करोगे, इसमें थोड़ा अगर आपने सही से पढ़ा होगा और अपना सारा और अच्छे से आप कैलकुलेटेड अपना गैस वर्क भी करोगे,
क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आपने 2 तो ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिए, बस 2 ऑप्शन रह गए। तो यहाँ पे आपके गलत होने के थोड़े चांसेस बढ़ेंगे, पर इतने ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए। तो इस तरह से सेकंड गो में आपने कर लिया। और अगर आप कोई बहुत ज़्यादातर थर्ड गो में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर तीसरी बारी करोगे आप तो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि अब तक पहली बारी, अब मान लो अगर कोई क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन नंबर 50 है, जब आप पहली बारी कर रहे होगे तब भी आपने थोड़ा दिमाग लगाया होगा, आपने कहा चलो छोड़ दो दोबारा करता हूँ। फिर दोबारा कर रहे होगे तब भी आपने दिमाग लगाया। अब आप खुद समझो, अगर तीसरी बारी करोगे तो गलत ही करोगे, क्योंकि अब आपने अपनी दिमाग को ज़्यादा ही लगा दिया है। तो अब आप उस जो आपके पहले थॉट आया होगा यहाँ पे, उससे आप बहुत भटक चुके हो। तो यहाँ पे चांसेस गलत होने के बहुत बड़े, क्योंकि आप इस क्वेश्चन पे बार बार ही आ रहे हो इस क्वेश्चन पे, और आपसे नहीं हो रहा है। हाँ, उसी को करें जिसके आपसे बिल्कुल सही मायने में 100% याद आ जाए कि हाँ यही है ऑप्शन, तो करें। अदरवाइज़ क्या होता है, तीसरे राउंड में आपका गलत होने के चांसेस कम से कम 95% बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपके गलत होने के चांसेस एवरेजन 40% ही रहते हैं, और यहाँ पे तो बिल्कुल 1% भी नहीं रहते। तो आप इस वाले चीज़ पे ना जाए, तो कोशिश आपकी होनी चाहिए आपके 2 राउंड, और तीसरे में आप कम से कम करें। और तो अब आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, कि अटेम्प्ट करने का ये एक तरीका है। और हाँ, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि आप वो क्वेश्चन बिल्कुल गलत ना करें जो आपके आते होते हैं, जिनमें आपको पता है कि घर आके जब आपको लगेगा, बड़ा दुख लगेगा कि यार ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो मुझे आता था, और मैंने अपनी गलती की वजह से इसको गलत कर दिया। और एक चीज़ और है यहाँ पे, जब हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं, जैसे ही आपका रोल नंबर आपके घर आ जाता है, सेंटर अलॉट हो जाता है, तो आप समझ लीजिए उस दिन से आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया, आप पेपर में बैठ गए, समझ लो। क्योंकि अब हमारा डर लगने लग जाएगा। अब हमें एक डर कैसा लगेगा कि एक तो हमें सबको साथ ही होता है कि उनको लगता है कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है, सब भूल गए, अब कुछ भी नहीं है, सब भूल गए हम। तो ऐसी फीलिंग सबके साथ आती है, आप अकेले नहीं हो। और इस चीज़ को और ज़्यादा कौन एस्केलेट करता है, वो चीज़ है, या तो आप कुछ नया पढ़ रहे हो तब आपको और दिक्कत आती है, या तो आप बहुत ज़्यादा किसी की टफ टफ टेस्ट सीरीज कर रहे हो, वो भी आपको परेशानी में डाल सकती है। या तो आपको किसी ने ऐसे बोल दिया कि भाई मान लो साइंस के 10 चैप्टर है, 11वां चैप्टर आपने पढ़ा ही नहीं है, और किसी ने आपको बोल दिया कि भाई ये तो मैंने पढ़ लिया और आपने क्यों नहीं पढ़ा, तो वो भी गलत बात है। तो यहाँ पे क्या है कि नया भी ना पढ़े, कोई बहुत मुश्किल टफ टेस्ट सीरीज ना करे, और कोई ऐसा दूसरे के कहने पे ना आए कि अब क्या कर लोगे आप 10 दिन में, अगर आपके पास पिछले 10, अब इसका मतलब जो 10 महीने में आपने मेहनत की क्या ख़राब है? आपने जो 10-12 महीने में मेहनत की है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें अपना आपने बेस्ट दिया है, उसमें आपने पूरी चीज़ें एकदम टिक के पढ़ी है, आराम से पढ़ी है ना, और इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी हुई है। तो आपने जो चीज़ें 10 महीने में पढ़ी है, क्या वो ख़राब है? और आप सिर्फ 10 दिन में लगे होगे भागने की, हाँ यार मैंने ये छोड़ दिया, तो इसमें कुछ नहीं होने वाला, इसमें सिर्फ मैंने जैसे बताया पहले रिवीजन ही करें। तो अब सवाल है कि जो ये डर है ना, ये एक ऐसी चीज़ है, ये सबको होना ही होना है। बस दिक्कत ये है कि इस डर से कौन डर जाता है और कौन इसको कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल वो करता है जिसको नॉलेज हो जाए। नॉलेज पहले देखो, कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए आपको, पहली तो नॉलेज होनी चाहिए ये आपके साथ अकेले नहीं हो रहा है, ये सबके साथ है, राइट। दूसरा, आपको यहाँ पे सिचुएशन को हैंडल करना है। हैंडल कैसे करोगे आप? एक तो अपने आप को एक्स्ट्रा ड्रैग नहीं करोगे, एक्स्ट्रा पुश नहीं करोगे। अब एक्स्ट्रा पुश करने का मतलब ये है कि पूरे साल तो आप पढ़ते रहे 12 8 8 9 9 घंटे, और आजकल आप पढ़ रहे हो 15 15 घंटे, और 15 15 घंटे पढ़ रहे हो, आपकी बॉडी भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, दिमाग आपका थक गया है, फिर भी आप अपने साथ धक्का कर रहे हो। तो ये धक्के वाला काम है, इसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड में एंग्जाइटी और बढ़ती जा रही है। तो इसलिए अपने आप को रिलैक्स रखें। अगर आपने पूरा साल 8 9 घंटे पढ़ा है, तो आजकल अगर आपने थोड़ा सा बढ़ाना भी है तो आधा घंटा बढ़ा दो, 1 घंटा बढ़ा दो। ऐसा नहीं कि पागल ही हो जाओ कि पूरी रात सो नहीं, और सुबह आपका शेड्यूल ख़त्म हो जाए, कब सुबह लेटे सो रहे हो आप, आपको नींद आ नहीं रही है। तो ये चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेगी, और वो इसलिए मैनेज करेगी जब आप थोड़े शांत रहोगे, आप समझोगे कि भाई 10 दिन में अब नहीं होता, क्योंकि जो मैंने पहले मेहनत की है वो ज़्यादा ज़रूरी है।
तो इसलिए अपना थोड़ा सबसे पहले कि आपका प्रॉपर टोटल स्लीप अच्छी तरह से सोए। कम से कम आपकी 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे भी चलेगी, इतनी तो नींद होनी चाहिए, इससे ऊपर तो नहीं होनी चाहिए। और दूसरा यही है कि इस नींद के साथ साथ आपके अनकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही होगी जो नहीं चलनी चाहिए। आपको लगता है कि मैं तो सही कर रहा हूँ, पर उसके लिए थोड़ा सा आपको जैसे मेडिटेशन कर दी, वॉक कर दी, राइट, और किसी ढंग के आदमी से बात कर ली जो आपको सच में लगता है कि हाँ, इससे बात करके मेरा थोड़ा फ़ायदा होगा। किसी नेगेटिव इंसान से ना बात करें जो आपको डराने लग जाएगा कि मैंने तो ये पढ़ लिया, तेरे ये क्यों नहीं पढ़ा, या तेरे इतना पढ़ लिया मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं तो बर्बाद हो गया, तू भी बर्बाद हो गया। तो ये ऐसे इंसान से कभी बात ना करें, और बिल्कुल जेनुइनली जिसको लगता है कि हाँ पता है, तो अपनी थोड़ी सी एक्टिविटी करें, मेडिटेशन हो गया, वॉक हो गया, और किसी अपने जिसको आप अपना गाइड समझते हो, जो आपको ठीक गाइड करता है, उससे बात करें। और बाकी प्रॉपर रेस्ट लें। और सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार बता रहा हूँ, अपने ऊपर विश्वास करें। विश्वास करने का मतलब है कि जो पिछले 10-11 महीने में पढ़ा है आपने, उसकी एक वैल्यू है, वही टपाएगा आपको। ये 10 दिन वाला कुछ नहीं करने वाला, ये सिर्फ आपको अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना है। इस दिन में आपने सिर्फ ज़िंदा रहना है, खड़ा रहना है। अब होता क्या है, इन 10-11 महीनों में आप पढ़ते हैं, पूरी पढ़ाई करते हैं ज़ोर से, और इन वाले दिनों में हम अंदर से मर जाते हैं। तो इस पढ़ाई का मतलब क्या है, जब आप एंड वाले दिन में जब पेपर देने जाओ तब आप मरे हो। तो इसलिए इन 10 दिन में आपने ज़िंदा रहना है, खड़ा रहना है, क्योंकि आपको भगवान ने दिमाग दिया है तो आप इसको रिकॉल कर दोगे। एग्ज़ाम में जब जाओगे आप ऑप्शन आपके सामने होगा, ऐसा नहीं कि ऑप्शन आपने ढूंढना होगा। 4 ऑप्शन दिए होंगे, ABCD, और उन्हीं में से एक आंसर होगा। अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो यहीं निकल जाएगा ये, ठीक है जी। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि आप बिल्कुल ना डरें। और एंड में फिर ऐसे अगर ज़्यादा डर लग रहा है तो फिर ऐसा भी तो नहीं है कि ये पेपर आपकी ज़िंदगी ही है, और कुंभ के मेले की तरह फिर आएगा 20 साल के बाद, अगर फिर आएगा नहीं ज़िंदगी में। ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर नहीं होता तो क्या होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं, तो दोबारा हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होता, पर फिर भी तो अपनी हेल्थ इतनी डिटेरियोरेट ना करे कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो इसलिए समझे इस बात को। और दूसरी बात है कि जब आप बिल्कुल ब्लैंक हो रहे हैं ना, कंफ्यूज हो रहा है कि क्या हो, एंग्जाइटी हो रही है, तो उसका एक ही तरीका है, रुक जाए। अगर आप अगर रुकोगे नहीं ना, अगर आपको लग रहा है कि एंग्जाइटी बढ़ रही है, ब्लैंक हो रहा है, रेस्ट ले नहीं रहा हो, फिर भी आप चले जा रहे हो, तो फिर वो काम खराब हो जाएगा। तो इसलिए हर एक चीज़ की दवाई यही है, जहाँ कुछ नहीं हो रहा है वहाँ रुक जाए और शांत होकर देखे सोचे, तो अपने आप रास्ता निकलता है, तो आप आगे सही कर लोगे। उसके बाद है हाउ टू परफॉर्म इन एग्जामिनेशन हॉल। अब एग्जामिनेशन हॉल में भी बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखने वाली बात है। अब कई लोग इतने एंग्जाइटी में हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता, वो अपना एडमिट कार्ड ले जाना भूल जाते हैं, ठीक है जी। कोई अपना पेन लेना भूल जाता है, कोई अपना सेंटर होता है सोलन के इस कोने में, वो चल पड़ते हैं इस कोने की तरफ, ठीक है ना। और ये जो चीज़ें हैं, और घर से आप लेट निकल गए, चलो सुबह तो आप घर के नज़दीकी पेपर होगा, तो ये जो चीज़ें हैं, एडमिट कार्ड ना ले जाना, कई बार पेन को भूल जाना, दूसरी डायरेक्शन में जाना, लेट हो जाना, ये आपकी एंग्जाइटी को 100 टाइम बढ़ा देता है। हालांकि है कोई बड़ी बात नहीं है, एडमिट कार्ड नहीं भी होगा तो कुछ ना कुछ तरीका निकल जाता है, मान जाते हो। पेन नहीं भी होगा तो दूसरों से ले लेंगे, अगर इधर की बजाय इधर भी बढ़ गया तो टैक्सी पकड़ के फिर इधर चले जाओ। लेट हो भी गए तो 2-4 मिनट हिमाचल में चल जाता है, राइट। तो अगर आप थोड़ा सा रुक के करोगे तो इसका आपका काम है कि एंग्जाइटी नहीं बढ़ानी। तो अब आपको पता है कि ज़रूरी एडमिट कार्ड भूलना है, चेक कर लो उसको, पेन को चेक कर लो कि कौन सा पेन ले जाना है आपने, सेंटर एक बार प्रॉपर चेक कर लो, और टाइम से पहुंचो। आधा घंटा जल्दी पहुंचोगे तो कुछ नहीं होगा, बट आधा घंटा अगर लेट होगे तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा। तो इसलिए ये जहाँ जहाँ लगता है ना, जो आपके बस में है, जो आपके बस में है उसको तो आप ठीक करें पहले ही। उसके बाद फिर आपके पास पेपर आ जाएगा जी। और ये बात पक्की है, जिस साल आप जितनी ज़्यादा तैयारी होगी, डर भी उतना ज़्यादा लगेगा। तो पेपर जब आएगा आपके पास, कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मान लो आपने साइंस वाला पोर्शन पढ़ा ही नहीं है जी, पता चला शुरू में 10 क्वेश्चन साइंस के आ गए, तो अब आपका जो मोराल है वो डाउन होना स्टार्ट हो गया। और कई बार ऐसा होता है कि आपने पढ़ी है स्पेक्ट्रम, क्वेश्चन आ गया सारे ही स्पेक्ट्रम से, एक भी नया हिस्ट्री है, पूरी हिस्ट्री पता नहीं कहाँ से पूछी हुई है। तो इसलिए ऐसी चीज़ से बिल्कुल ना डरे
क्योंकि अभी तो 10 क्वेश्चन हुए हैं ना, 10 में क्या आगे आपके पास 90 क्वेश्चन है, कट ऑफ जानी है 55। तो अब देखो अभी कहाँ पे हो आप। तो इसलिए अगर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इनको जाने दो और थोड़ी देर के लिए रुको। जीएस वाले पेपर में कोई डरने की बात नहीं है, पानी पुनी पिए और फिर जाके आगे मूव करें। और अगर कई सारी जनता ऐसी होती है जो यहीं परेशान होके और आगे फिर पूरे 2 घंटे परेशान रहती है, तो अल्टीमेटली जो ये 3 घंटे हैं ना आपकी ज़िंदगी के, ये डिसाइडिंग है। अब 3 घंटे अगर 10 मिनट आपके ख़राब गए, तो ये 10 मिनट ही आपके बेस नहीं बनने चाहिए 2.5 घंटे के लिए। 10 मिनट ख़राब गया ना, 2.5 घंटे तो आपके पास है। 10 क्वेश्चन गलत गया तो 90 क्वेश्चन तो है अभी भी। तो इसलिए अगर कुछ ऐसा लगता है ना आपको कि कई बार किसी के साथ एक बात और हो जाती है, वो सब कुछ भूल जाता है, एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वो सब कुछ फॉरगेट, सब कुछ, उसको कुछ नहीं रहता याद। तो उसका भी तरीका यही है, 5 मिनट का पॉज ले, पेन साइड में रखे, पानी अपने पास रखे या वहाँ मंगाए, तो उससे फिर उसके बाद फिर पेपर सर्च स्टार्ट करें। और इतना मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, बीच में आपका एरिया आएगा जिसमें आप बड़े कंफर्टेबल हो जाओगे। अगर मान लो पहले साइंस है आपको आती नहीं, फिर हिस्ट्री आई बहुत ही बाहर से, वो भी आपको आती नहीं, फिर बाद में पता चला कि यार एच पी जी के तो बहुत अच्छा आता है, 20-22 क्वेश्चन जब एच पी जी के निकलेंगे, अगला फिर पॉलिटी आएगा, वो भी आपको आता होगा, करंट होगा आता होगा, फिर क्या रहेगा, फिर आप अगर दोबारा इधर मुड़ के आओगे ना हिस्ट्री में और साइंस में, वो भी क्वेश्चन ठीक करने लग जाओगे आप। तो इसलिए अपने पेशेंस ना लूज़ करें और अपने ऊपर विश्वास रखें, एरिया आपका भी आएगा, ऐसे बटे हुए एरिया। अगर ये ख़राब हो गया तो ये आपका ज़रूर आएगा आगे। तो इसके लिए आपको फिर से वही बता रहा हूँ, आपको ज़िंदा रहना पड़ेगा। ज़िंदा रहने का मतलब है आपकी अपनी असल कॉन्शियस इसमें रहना पड़ेगा, वो नहीं खोनी पड़ेगी आपको, जिसको हम बोलते हैं आपकी चेतना नहीं खोनी चाहिए। तो उसमें रहना पड़ेगा आपके लिए, ये अंदर एग्जामिनेशन में हॉल में। और एक बात मैं आपको और बताऊँ, एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2-3 गोले गलत मार के आते हैं। जब हम मार्कशीट में से गोले मारते हैं तो वो 2-3 मार के गलत आते हैं। तो इससे बचने का तरीका ये है, क्रॉस चेक करें कि आप ठीक मार रहे हो गोला। पहले अपने क्वेश्चन पेपर में पढ़े क्वेश्चन, फिर देखे कि ए में ना बी में लगाना है, सी में लगाना है। कई बार किसी के साथ ऐसा ब्लंडर हो जाता है, वो क्या करते हैं, पूरी लाइन में इकट्ठे गोले लगाते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर ऊपर वाला गोला गलत लग गया ना, फिर नीचे वाला गलत, सब पूरी सीरीज गलत हो जाती है। तो इससे भी आपको बचना है। ये सारे शो करते हैं आपकी एंग्जाइटी, कि आप अपने काबू में नहीं हो, कंट्रोल में नहीं हो, आप डरे हुए बहुत हो। तो ये गोले गलत लगना भी इसका साइन है। तो इसलिए इससे भी आपको बचना चाहिए। और आराम से पेपर करने के बाद जल्दबाजी न करें, 3 घंटे बहुत होते हैं पेपर के अंदर, जो 2 घंटे का जो टाइम होता है आपके पास। तो इसलिए तो सबसे पहले आप टाइम पर जाएं। सबसे पहले अननेसेसरी डिले ना करें, टाइम पर जाएं। अपने जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स है, पेन वगैरह, एडमिट कार्ड वगैरह, वो सही से ले जाए, ठीक है जी। और सही सेंटर में जाए। और कई बारी चलो इसमें तो आपको सेंटर नज़दीक में, कई बारी लोग ऐसे भी करते हैं जो चंडीगढ़ वगैरह जाते हैं, सुबह चले जाते हैं, तो फिर भी लेट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें करें। और अगर आपको पेपर में आपका एरिया नहीं आ रहा है शुरू में, तो डरे नहीं, फिर आगे बढ़े, आपका भी आएगा टाइम एरिया, तो उस पर काम करें। और जो OMR शीट भरते हो उसको सही से भरें, उसमें ना गलती करें, वो एक बहुत बड़ा ब्लडर हो जाता है। तो इस तरह से अंदर आपने इस तरह से परफॉर्म करना है। और अगली बात है नेगेटिव मार्किंग। अब देखिए, ये जो नेगेटिव मार्किंग है, ये आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, इससे बचना है। अब खुद बताओ, अगर एक इंसान ने 60 क्वेश्चन कर दिए ठीक और 30 कर दिए गलत, तो क्या फ़ायदा हुआ? 60 क्वेश्चन आपके ठीक हो गया और 30 गलत करोगे, 10 आपके नेगेटिव हो गया, तो बच गया कितना? 50 बाहर। अब एक इंसान ने किया ये 70 क्वेश्चन किए और गलत किए सिर्फ 9, 70 भी नहीं 65 ही किए, 65 किए और गलत सिर्फ 9 किए। तो इसके कितने कटेंगे? 3 ही क्वेश्चन कटेंगे, फिर भी 62 कितना बच रहा है? नेट बच रहा है। अगर ऐसा कर दिया किसी ने 60 ही क्वेश्चन किए पर गलत 9 किए, तो 3 ही क्वेश्चन गया ना, तो फिर भी कितने बच रहा है? 57। और इधर एक ने 60 कर दिया, 30 गलत कर दिया, तो बचे कितने? 50। इधर आएगा 100 स्कोर, इधर आएगा 114। चलो ये कट ऑफ से बाहर, ये इधर हो गया। तो इसलिए नेगेटिव करने का बहुत बड़ा लॉस होता है, नेगेटिव ना करें। तो आपके, अगर आप 60 की अटेम्पटेशन, अगर आप 70 की अटेम्पटेशन कर रहे हैं, तो
आपके सिर्फ 7 या 8 ही गलत होने चाहिए बस। अगर आप 80 की गलत कर रहे हो तो 10 से ऊपर नहीं जाने चाहिए, और 80 से ऊपर तो कोई नहीं अटेम्प्ट करता होगा, क्योंकि 80 से ऊपर थोड़ा मुश्किल। अगर आप 85 तक कर भी दें तो 10 या 12 से ऊपर गलत नहीं होने चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या होती है, लोग 80 करते हैं क्वेश्चन और उसमें से बाकी जो 20 करेंगे गलत, तो कहाँ बच गए आप। अगर हम यहाँ बाहर निकालेंगे तो 20 तो ये निकल गया, बचा 60, और 7 क्वेश्चन और बाहर चले गए, फिर कहाँ पहुँच गया 52 53 पे। तो इसलिए कम अटेम्प्ट करें भले ही, पर नेगेटिव कम करें। तो आपके 6 से लेकर 9 तक ही गलत होने चाहिए। इस ऊपर जाओगे तो आप चाहे जितना मर्जी करो, जो मर्जी करो, फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं, राइट। और ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइडियल जो अटेम्प्टेशन है, अगर आपको 70 और 80 के बीच में है, इससे नीचे थोड़ा कम हो जाता है, इससे ऊपर भी थोड़ा रिस्क हो जाता है। हाँ, जिसको आते हो चाहे 90 कर ले फिर, बट ये है कि इसके बीच में तो आपकी होनी चाहिए, और 85 तक भी ले जा सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है। पर 90 से ऊपर तो मैं समझता नहीं कि किसी की होती हुई। उसके बाद सवाल एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो लेवल पेपर का है। देखो, कट ऑफ से भी ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर पेपर आसान हुआ तो कट ऑफ 120 भी आ सकती है, तो वो सबके लिए, पेपर आसान होगा तो सबके लिए होगा। अगर थोड़ा मॉडरेट हुआ तो 114 के करीब पिछले साल गई है, और 110 थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। तो मेरा ये मानना है, जिस हिसाब से आज की डेट से कंपटीशन है, जिस हिसाब से लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर पेपर मुश्किल ही आए तो भी 110 जाएगा। अगर थोड़ा मॉडरेट आए तो 14-15 तक जाएगी, और अगर थोड़ा सा आसान आए तो 120 तक जाएगी। तो ये आप मान के चलो, वो डिपेंड करेगा पेपर के ऊपर, बट 110 से नीचे नहीं उतरेगी कट ऑफ। तो ये आपको याद रखना है कि आपको इतना स्कोर करना है। अगर 110 लाना है तो 55 आपका नेट होना चाहिए स्कोर। तो 55 का मतलब है कि अगर आपने 70 क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 10 तो ये निकल के बचे कितने, 60, और 10 में से 3 क्वेश्चन और बार कर दो, फिर बचे कितने, 57 या 56। तो जाके आप समझ सकते हो कि आप ठीक हो, अगर पेपर थोड़ा सा मुश्किल सा है। अगर इस तरह से यहाँ पे, तो देखिए, आप अगर 70 क्वेश्चन कर रहे हो तो 10 ही गलत होने चाहिए। इससे ऊपर अगर करोगे गलत, 70 में 10 गलत कर दिए, 10 ऊपर करेंगे, 12-15 अगर गलत करे तो फिर आप यहाँ से सीधे बाहर हो, राइट। तो 80 क्वेश्चन कर रहे हो तो वहाँ भी आपने 80 रेशो देखनी है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। पेपर थोड़ा आसान 120 टच कर सकती है, और मॉडरेट होगा 14-15 तक जाएगी, और थोड़ा टफ होगा तो 110 तक जाएगी। और लास्ट एक स्लाइड रह गई थी जो बता रहा था, सी सेट। अब सी सेट पता है वो सब कोई क्वालिफाइंग है, अब इसमें देखिए, जो एरिया है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग। अब देखो जी, 100 क्वेश्चन है, तो 100 में से आपको सिर्फ 33 क्वेश्चन ठीक करना है। तो आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे को सी सेट में, मुझे सी सेट इतना ज़्यादा नहीं आता था। तो मेरे को सिर्फ एक चीज़ आती थी ढंग से, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग। तो मेरे को मैथ्स तो बिल्कुल भी नहीं आता था, और रीजनिंग अच्छी आती थी क्योंकि कर लेता था, इंग्लिश में आ जाते थे कंप्रीहेंशन वगैरह अच्छे से, और डिसीजन मेकिंग में कभी करता नहीं था। और आपको मैं यही बताऊंगा। तो अब मैं हमेशा, जिनको मैंने और भी आगे सजेस्ट किया, उन्होंने भी ये किया है, 100 क्वेश्चन के बीच सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक जल्दी जल्दी से थ्रू होता था। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, आया, टिक लगाया, नहीं आया तो छोड़ दिया। क्योंकि सी सेट में क्या होता है, जो होगा वो हमेशा सही होता है। क्योंकि अभी एक सवाल, ये जो डिसीजन मेकिंग वाला क्वेश्चन है, ये मैं कभी टच नहीं करता, और ना ही आप करना, क्योंकि इससे क्वेश्चन मिलते नहीं है। इसको आप अभी साइड रखो। तो अगर मैथ के 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, 60, और कम से कम 20 क्वेश्चन है इंग्लिश के, तो 80 क्वेश्चन आपके ये हो गए यहाँ पे। और अगले यहाँ पे 20 क्वेश्चन यहाँ पे ही है। अब ये जो 20 क्वेश्चन यहाँ पे भी है, यहाँ पे कम से कम 5-6 क्वेश्चन ऐसे होता है जो बिल्कुल आसान होते हैं। 20 में से 15 क्वेश्चन होते हैं बहुत, इनको तो करना ही नहीं है। अब जो ये 5 क्वेश्चन है,
वो इस तरह के होता है कि अगर मान लो आप किसी एरिया के एसडीएम हैं और एक विलेज में आग लगी, ठीक है जी, तो और आज आपको किसी मैरिज में जाना है, तो आप क्या करोगे? इसमें जाओगे, इसमें जाओगे? तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपका ड्यूटी टाइम है तो आप कहाँ जाओगे? जहाँ आग लगी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बहुत ज़्यादा आसान, इसमें से कोई डरने वाली बात। तो अब सवाल है कि 5 क्वेश्चन हो गए हैं। और देखो, तो अब तरीका क्या होना चाहिए आपका, 1 से लेकर 100 तक आपने पहले जल्दी जल्दी जाना है। और वो जाना है कम से कम आपने कितने, 30 टू 40 मिनट में। चलो 30 टू 40 मिनट भी छोड़ो, आपको कम से कम 50 मिनट में, इतने में आप इसको। अब इसमें क्या होगा, बीच में आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन मिलेंगे, आसान आसान क्वेश्चन। अब मैथ का मान लो 30 क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 1-2 क्वेश्चन सबको आते हो, तो वो अब आपको अटकना नहीं पड़ेगा। अगर पता चले कि आपको क्वेश्चन में एक डीआई आ गई, डाटा इनपुटेशन, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक डीआई है, अब आपसे आ नहीं रही है वो, और क्वेश्चन है 5, और आपने मिनट लगा दिए 30। अब 30 मिनट में अगर आपने 5 क्वेश्चन निकाले थे तो कौन सी बड़ी बात होगी। और कई बार निकलता भी नहीं है तो आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, टाइम जा रहा है, आगे फिर कोई ऐसा क्वेश्चन फिर आ गया, 30 मिनट आके वहाँ लग गया, बस फिर गए आप। तो अब क्या करना है आपको, अगर आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, जल्दी किया, 2 भी नहीं आ रहा, 3 4 5 छोड़ो इसको, जल्दी जल्दी नहीं आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। तो ऐसे से करते 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 आपने 100 तक जब पहुंचोगे आप, तो आप देखना आपने कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन ऐसे हो गए जो आपने निकाल चुके हो गए, जिसमें से 5 क्वेश्चन ये भी हो गए जिनका सीधा आंसर है। तो अगर मान लो आपके 25 क्वेश्चन निकल भी गया, तो अब कितने चाहिए आपके पास, 8-9 क्वेश्चन चाहिए बस। 1 घंटे में फिर आप उसके बाद उनको निकालो। अब कई लोगों के साथ क्या धक्का हो जाता है कि वो 3-4 क्वेश्चन में ऐसे उलझ जाते हैं, अपना आधा पौना घंटा वहाँ गंवा देंगे, और आधा घंटा लगा देंगे डाटा इंटरप्रिटेशन में, और अननेसेसरी फंसे हुए कहाँ पे है, मैथ्स में ही। एक आगे कोई रीजनिंग का टफ क्वेश्चन वहाँ फंस गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैथ करने की ज़रूरत ही नहीं है, 2-3 क्वेश्चन आपके मैथ के निकल गए जो इजीली निकल रहे हैं, जल्दी जल्दी निकाल दो इनको। और रीजनिंग बहुत आसान आई होती है, 30 में से कम 20 क्वेश्चन इसके निकाल दो जल्दी, वो जो एक शॉट में निकलेंगे। तो 20 और 2 22, तो आपके यहीं बन गए। इंग्लिश बहुत आसान होती है आई हुई, तो इंग्लिश के कंप्रीहेंशन होता है कम से कम 10-12 क्वेश्चन, कंप्रीहेंशन एक भी गलत नहीं होना चाहिए, वो बहुत आसान आता है। 10 क्वेश्चन आपने यहाँ बना दिए, तो पास तो आप इधर ही हो गए। फिर अगर आपका टाइम है तो आप इन जो 4-5 क्वेश्चन आसान है ये भी आप निकाल दोगे। अब धक्का किन के साथ होता है, जो अपना सारा टाइम लगाता है मैथ्स के ऊपर, जिनका एवरेज मैथ्स है, मैथ्स के ऊपर उन्होंने लगा दिया 1 घंटा या 1.5 घंटा, और आगे वो ना इंग्लिश ऐसा है, इंग्लिश के लीजिए टाइम, क्योंकि उसको आराम से पढ़ना पड़ता है। अगर आराम से पढ़ोगे तो आंसर निकलेंगे। अगर आपने इंग्लिश पढ़ने में जल्दबाजी कर दी, टाइम कम हुआ, तो आप आसान क्वेश्चन भी गलत करोगे, तो आपका नेगेटिव बढ़ने स्टार्ट हो जाएगा। फिर अननेसेसरी आप कहाँ फंसोगे, डिसीजन मेकिंग को निकालने की कोशिश करोगे। ये क्वेश्चन बहुत टेढ़े होते हैं, इनके आंसर मिलते नहीं हैं, तो इनको करना छोड़ दो। तो मेरी आपके लिए सजेशन है कि जल्दी जल्दी 1 से लेकर 100 तक पहुँचो, और उसमें से आपको 20-30 क्वेश्चन मिलेंगे आराम से। और उसके बाद आपके पास 1 घंटा या आधा घंटा फिर बचा है, फिर अपने लगाते रहो दिमाग 2-4 क्वेश्चन पे, और तो बहुत है। और आपके पास सबसे पहले रीजनिंग में कुछ नहीं छूटना चाहिए, इंग्लिश में कुछ नहीं छूटना चाहिए। रीजनिंग इंग्लिश बहुत आसान होती है, ये करनी है आपने। और उसके बाद इन 20 क्वेश्चन में से जो डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन है, इसमें से 5-7 क्वेश्चन आप तब ढूंढोगे जब आपका टाइम होगा, और एंड में आपसे और एंड में आपको कभी मिलने वाले नहीं है। अगर आपका टाइम की कमी हो गई तो एंड में आपसे ये कभी नहीं मिलेंगे। तो ये तरीका है रीजनिंग वाले पेपर का। तो सी सेट में बस यही है, टाइम को ध्यान में रखना है, रीजनिंग मैक्सिमम करनी है, इंग्लिश 100% करनी है, डिसीजन मेकिंग के 5-7 क्वेश्चन ढूंढना है। और ये तब होगा जब आपका टाइम होगा, और वो टाइम तब होगा जब आप मैथ्स के क्वेश्चन में नहीं उलझोगे, और बाद जो टाइम बचेगा उसमें मैथ कर देना। तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपका सी सेट में 33% लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और जो पहली बारी दे रहे पेपर, वो एक काम करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थोड़ी बहुत देख लें,
उनमें से क्या पूछा है। ऑब्वियसली आपने थोड़ा बहुत सबने थोड़ा मैथ से पढ़ाई होगा, तैयारी तो की होगी, रीजनिंग भी की होगी, इंग्लिश भी की होगी, और हल्के में मत लेना इसको। रीजनिंग मैथ्स के बेसिक बेसिक करके जाओ, रीजनिंग अच्छे से करके जाना, इंग्लिश हो जाती है। और अगर आप इसको थोड़ा हल्के में लोगे तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, जिस एक दो क्वेश्चन देख लो पेपर पिछले वाले, तो वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या होने वाला है। तो इस तरह से ये मैंने कोशिश की है कि आपको किस तरह से लास्ट में पढ़ना है। तो एंड में फिर से मैं यही बात बताऊंगा, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और डरना नहीं है, डर से बचना है, डर से बचना है, और सी सेट को अंदर एग्जामिनेशन हॉल में सही से टैकल करना है, और कुछ नया पढ़ने की कोशिश ना करना, और जो आपने 10-11 महीने साल की जो मेहनत है उस पर आपका पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए, और तो आप की सक्सेस पक्की है। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी करें और एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाए। बेस्ट ऑफ लक, और देखना आप सभी अच्छा ही करके आएंगे, और आगे मेंस के लिए तैयारी करोगे। गुड लक एंड थैंक यू।